दोस्तों वीडियो के थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इसे देख लीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक लंबी सवाल है जिसमें हमको बस एक प्रकार की चीज़ें बार बार लिखनी होती है, कुछ भी नया नहीं होता है इसमें। तो इस प्रश्न को हम जल्दी से लिख कर आपको यहीं पर दिखाएंगे और उसके बाद पढ़ कर के सुना देंगे कि उसमें लिखना क्या है। कुछ विशेष नहीं होता, कुछ नया नहीं होता, बस एक साधारण सा काम करना होता है। बस शब्दों के साथ खेलना है और कुछ नहीं है इसमें। दोस्तों यहाँ पे हम हल देख सकते हैं। इस पूरे प्रश्न को उत्तर को लिखने में हमको 9 मिनट का समय लगा। अगर हम आपको बताते बताते लिखते तो और भी ज़्यादा समय लगता है। तो उत्तर देखते हैं कि यहाँ से शुरुआत करना होगा कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 पूर्ण विराम। पुनः माना कि p तथा q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसी अंडर रूट 3 को p बटे q के बटे में मतलब लिख दिया गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। q स्क्वायर का इधर गुणा कर देंगे तो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर मिल जाएगा। समीकरण 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमको पता चलता है कि q स्क्वायर और 3 का गुणा करने पर p स्क्वायर मिलता है, जिसका ये मतलब होता है कि भैया 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है। ओके, उससे ये भी पता चलता है कि 3 p को भी विभाजित करता है। ये प्रमेय 1 से। प्रमेय 1 कहता है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर सकती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित कर सकती है। यही प्रमेय 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस p को 3 गुणित m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे m कोई पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, जहाँ पे समीकरण 1 था वहीं पे p की जगह पे 3m रख दिया, होल स्क्वायर हो गया। 3q स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9, m स्क्वायर हो गया। 3 से ये 3 काट गया, यहाँ पे 3 m स्क्वायर बच गया, इसको इधर लिख दिया। q स्क्वायर को इधर लिख दिया। q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, यानी 3 और m स्क्वायर का गुणा करने पर q स्क्वायर मिलता है, अतः 3 q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। यहाँ पे लिखा गया 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर लिखा है 3 q को भी विभाजित करता है, प्रमेय नंबर 1 से, जो भी आपको बताया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः p तथा q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा? ये 3, जो p को भी काटता है और q को भी काटता है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p तथा q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि हमने पहले मान के रखा था। अब लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार ये प्रश्न पूरा होता है। और अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन रहा है, उसी से हम इसको हल करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बात तो मानेंगे संख्याएं। माना बड़ी संख्या, उसमें कोई ना कोई बड़ा है, कोई ना कोई छोटा है। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या हमको y माननी होगी। संख्याओं का अंतर प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त कहती है कि संख्याओं का अंतर, संख्याओं का जो अंतर है वह उन्होंने दिया था 26। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या अगर x है, उसमें से y घटा देंगे तो हमको 26 मिल जाएगी। समीकरण नंबर 1 बन जा रहा है। अब हम कहेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार
द्वितीय शर्त के अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ऐसे में जो बड़ी वाली संख्या होगी छोटी की 3 गुनी होगी, यानी जो अगर हम यहाँ पे बड़ी संख्या लिखते हैं जो कि x है, वो छोटी वाली संख्या में 3 से गुणा करने पर प्राप्त होगी, यानी x बराबर 3y आपको मिल जाएगा। हम इसे समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। छोटा बड़ा 3 गुना उन गुना, ये समझ लेना भैया, आपको अच्छे से करना होगा। छोटे में गुणा करोगे तब वो बड़ा के बराबर हो पाएगा, इस वजह से ऐसा किया गया है। अब हम क्या करना है, हमें करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर रख देंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x लिख लिया माइनस, नहीं x की जगह पे 3y रखना था, गलती हो गई, 3y माइनस वहाँ पे y है बराबर 26 लिख दिया है। ओके, यही वाली चीज़ में 3y में 1y घट गया, 2y बराबर 26 है। 2 से काट देते हैं 26 को तो 13 मिल जाता है। तो y का मान कितना मिल गया, 13 मिल गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 3 गुणित 13, 13 तिया 39, x का मान मिल जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं 39 व 13 हैं, ऐसा लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ हम देखते हैं प्रश्न संख्या 30 का ग वाला प्रश्न कहा जा रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को, यहाँ पे अगर इसको पढ़ने लगेंगे काफ़ी समय लग जाएगा और आप अच्छे से सवाल को समझ नहीं पाएंगे। तो सवाल में कुछ चीज़ें छोड़ करके अगर पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, अनुपात हमको याद करना है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। अब ये तो भाई 2 नंबर का प्रश्न लग नहीं रहा यार, ये कम से कम 4 नंबर के प्रश्न वाली कैटेगरी का है प्रश्न, लेकिन अब इसमें दे दिया है, गरीब आदमी हमको उल्लू बना रहे हैं। चलो ठीक है, इस प्रश्न को हम लिखते हैं और उसके बाद इसके उत्तर को हम कैसे प्राप्त करेंगे बताते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, मतलब सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं और पागल बना देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, शुरुआत यहीं से होंगे, माना बिंदु जो P है उसका निर्देशांक भी हम लिखेंगे 3, P थे। ठीक है, बिंदुओं A का निर्देशांक था -5, -4, अभी भी है। देख के लिख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन तो साथ में नहीं दिखा रहा। अगर आपने अनसॉल्व खरीदा है तो उसमें देख लीजिए, नहीं तो वीडियो पीछे थे तो उसमें से मैंने आपको दिखाया ही था। बिंदु B जो कि है -2, 3 को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा आपको मानना ही होता है इस प्रश्न को हल करने के लिए। और इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए हमें एक चित्र का भी सहारा लेना होता है। अब 13 ही है सहारा, तो यहाँ पे हमारा बिंदु A हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु B हो जाएगा, बीच में हम बिंदु P डाल देते हैं, यहाँ पे K अनुपात 1 हो गया है। इसके निर्देशांक डाल देते हैं -5, -4, और इसका निर्देशांक डाल देते हैं 2, 3 जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके निर्देशांक डाल देते हैं -3, P, और अनुपात तो हम लिख ही चुके हैं। अब और किसी को मन हो बहुत ज़्यादा तो ये भी लिख सकते हो कि ये हम x1 मानेंगे, y1 मान लेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, इसको x और y मानेंगे, केवल x और y। ठीक है, और यहाँ पे इसे m1 लेंगे, इसे m2 लेंगे, ऐसा चित्र बना देंगे।
तो चीज़ें काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे x वाला फार्मूला लगाएंगे। x बराबर होता है x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2। ये हमने फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला लिखने के बाद चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पे -3 था, बराबर लगाएंगे। x1 है अपना -5, उसमें गुणा करेंगे 1 से क्योंकि m2 तो 1 है। फिर x2 देखेंगे, वो है अपना -2, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। गुणा कर देंगे अपना m1 से जो कि k है, और बटे कर देंगे k प्लस 1 हो जाएगा। इस k प्लस 1 का इधर गुणा करा देंगे तो -3 के साथ में k प्लस 1 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे 5 एक अन्ना -5 हो रहा है, और यहाँ पे -2 और k का गुणा -2k हो रहा है। इस 3 से अंदर गुणा कराएंगे तो -3k हो जाएगा। -3 एक अन्ना 3, यहाँ पे -5 -2k हो जाएगा। इस -2 को इधर भेज देंगे, -3k माइनस से +2k हो जाएगा। इधर -5 है, ये वाला -3 इधर आकर +3 हो जाएगा। -3k में से +2k पर निपट जाएगा तो -k अकेले बचेगा, इधर -2 बचेगा। माइनस से माइनस निपट जाएगा और k बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पे p का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात तो ये हो गई, k का मान 2 मिल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इस k का मान 2 मिल गया, 2:1। अतः p AB को A और B को मिलाने वाले रेखा अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटता या विभाजित करता है, ऐसा आप लिख देंगे। अब हम निकालेंगे p का मान। p का मान निकालने के लिए हम y वाली वैल्यू अपना यहाँ पर y वाला जो फार्मूला होता है वो प्रयोग करेंगे। y वाला फार्मूला क्या होता है भैया, तो y वाला फार्मूला काली पेन से लिखेंगे। तो भैया y बराबर हो जाता है y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। यही सिंपल सा बात फार्मूला होता है। अब y जो बीच वाला y था वो तो है p, तो यहाँ पे रख दिया p। y1 जो कि है -4 और उसमें गुणा करेंगे 1 से, -4 गुणते 1, इधर कोष्टक बनाना था, इसको प्लस बना देते हैं। y2 है 3 और उसमें गुणा करेंगे k से। k का मान अभी मिल चुका है 2, तो हम 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो हम यहाँ पे 3 में गुणा करने वाले हैं 2 से, बटे अभी m1 है यानी कि k का मान 2 मिल चुका था, 2 + 1 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अभी टेंशन नहीं ले सकती। हमें 4 एक नाम 4 ही में 4 लिखा है भैया, बहुत गंदा से लिखा है, मैं लिखे 4 एक नाम 4 और 3 दूनिया 6 हो जा रहा है, बटे 3 2 सॉरी 2 1 3 हो रहा है। 6 में से 4 गया तो बच जाएगा 2/3 हो जाएगा। p की वैल्यू 2/3 मिल गई है, तो इसको इतना ही लेने देते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ, गंदा तो नहीं लगेगा यार, ठीक है। इसको एडजस्ट करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो ये आपका आंसर मिल चुका है, तो बस हो गया। ये 2 नंबर का प्रश्न तक हो गया। कभी कभी इतने मुश्किल प्रश्न दे देते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो 2 नंबर के लिए दे रहे हैं कि 4 नंबर के लिए दे रहे हैं। खैर, भूले भटके शिविर में आपको पहुंचा दिया जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी हम यार इस वाले प्रश्न में पहुंच चुके हैं जिसमें एक धातु वाला कुछ है। पढ़ते हैं ध्यान से कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या दी है। गोले की त्रिज्या दी गई, काफ़ी अच्छी बात है। इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थकार का तार खींचा जाता है। तार की लंबाई तो काफ़ी अच्छी बात है। ये आपका ठोस गोला है और जो तार बनाया जाएगा वो बेलनाकार होगा। इसका व्यास पता है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो हमको याद करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। तो समझो भाई,
सबसे पहले बात तो जो धातु का ठोस गोला दिया गया है, गोले की त्रिज्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत प्यार से, धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब इस त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि है अपनी 3 सेंटीमीटर। हम इससे इसका आयतन निकाल पाएंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे, काफ़ी अच्छा चलेगा। ठीक है, धातु के ठोस इसकी त्रिज्या हो गई, और खींच कर बनाए गए जो तार है, तार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं व्यास दिया गया है, कि नहीं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, का लिखना चाहिए था, खैर की लिख दिया, तब कुछ में काटेंगे तो और गंदा लगेगा। व्यास हमको 0.4 सेंटीमीटर दिया था। अब हम यहाँ पे इसकी त्रिज्या ले लेंगे, जो कि त्रिज्या हो जाएगी, हम इसे R2 कहेंगे, और इसे 0.4 का आधा कर देंगे तो कट के 0.2 मिल जाएगा। हम 0.2 सेंटीमीटर से कह सकते हैं। माना तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई वो हम L मान लेते हैं, ठीक, L सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारे तार का आयतन होगा, तार का आयतन वो गोले के आयतन के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो जो तार बेलनाकार है वो कैसा होगा, उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है πr²h, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ये होता है। तो आपको सभी फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे काम कर पाते हो, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, 4/3 रहता है कि 3/4 रहता है ये इसमें, ठीक है, तो कंफ्यूज होना तो लाजमी है, तो आपको याद रखना होता है, तो याद रखेंगे काम बन जाएगा। अब यहाँ पे पाई का मान कुछ नहीं रखेंगे, पाई ही रख देंगे, ये जो इसको R1 कह देंगे, इसको R2 कह देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, ये तो तार वाला तो R2 था, इसका R1 था, और इसकी लंबाई का जो H है उसको हमको L लिखना चाहिए था, ठीक है, H काट करके वहाँ पे L, या फिर काटना नहीं चाहिए था, हमको L पहले ही लिखना चाहिए था, या फिर हमको इसको H बना देना चाहिए था, एक ही बात होती है। R यहाँ पे 0.2 था, इसकी स्क्वायर हो जाएगा, L रख दिया जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है, 4/3 हो जाएगा, पाई ऐसे रहेंगे, और इस R की वैल्यू तो थी अपनी 3, उसकी घाते 3 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, L बराबर क्या करेंगे, ये 4/3, थोड़ा बटे का निशान अच्छे से बना लेते हैं, गुणते यहाँ पर पाई रख लेते हैं, गुणते इस 3 को 3 बार लिख लेते हैं, गुणा हम नहीं कराना चाहते हैं, हम ज़्यादा बार लिख लेंगे, अपन काट लेंगे, हो जाएगा। ये जो पाई है वो नीचे आ जाएगा, और 0.2 जो 2 बार है वो अभी अपन 0.2 गुणते 0.2 लिख लेंगे, पाई से पाई काट देंगे, और 3 से 3 काट देंगे कि, और अब यहाँ से दशमलव हटा करके ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, फिर 2 से 2 भी काट देते हैं, 3 त्रिक 9, और डबल 0 लग जा रहा है, सेंटीमीटर मिल रहा है, 900 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, चूँकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए L बराबर हो जाएगा 9 मीटर, या फिर 900 सेंटीमीटर में अपन ने 100 से भाग कर दिया तो वो मीटर में बदल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः तार की लंबाई 9 मीटर होगी, ऐसा हम कर देंगे। बस ख़त्म, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले हम क्वेश्चन को लाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में आने के दृष्टि से, क्योंकि इनके पैटर्न में और भी प्रश्न आने वाले हैं इस साल भी, ये बहुत ज़्यादा रहेंगे तादाद में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मेरे साथ बने रहें।